Hello and welcome. So this is the last part of the chapter Indian Politics Trends and Development. This is part 5. And as I told in the fourth part, in this part I'm going to explain about two topics, Mandal Commission and the rise of BJP. Now these two topics are a part of your chapter, but they are a part of your syllabus for this year or not, that I'm not very sure. So to be on a safer side, these topics are not very big and you can easily do this, and this will help you in answering other parts of your syllabus as well. So if you want to understand the politics after the 19s, it's very important to know about these two subjects, these two topics, Mandal Commission and the rise of BJP. So let's begin the video. Now, Mandal Commission was appointed by the Janata Party in 1978. So when the Janata Party came to power in 1977, the parties that were constituted the Janata Party, they had become important. They had gained ground because of the issue of the backward classes in their areas. Okay, so this Janata Party appointed the Mandal Commission. It was named after its chairman, Vindeshwari Prasad Mandal, but the official name of this commission was the Second Backward Class Commission. Okay, now this commission was appointed to look into and recommend ways to improve the condition of the backward classes. कि जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसके जो हालात हैं उनको आप देखिए, उनको समझिए और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है इसके तरीके बताइए. ओके, so for this the commission was appointed. ठीक है, but when the commission gave its recommendation, by then the Janata Party government had fallen. तो commission की जो रिपोर्ट आती है वो आती है 1980 में, पर जनता पार्टी की गवर्नमेंट तब तक गिर चुकी होती है और इलेक्शंस अनाउंस हो चुके होते हैं. और इलेक्शंस के बाद आपको सबको पता है कि 1980 में इंदिरा गांधी फिर पावर में आती हैं और ये उसके बाद 85 में भी कांग्रेस पावर में आती है. तो 1989 में जब ये जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, जब वो पावर में आई, तो उसके बाद फिर इसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया था. तो the commission had advised that the backward classes should understood to mean backward caste, कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आप पिछड़ी जातियां समझिए. तो इन्होंने जो बैकवर्डनेस का आधार था, समाज में जो पिछड़ेपन का जो आधार था, उसको जाति बना दिया. उन्होंने ये कहा, मंडल कमीशन ने ये कहा कि कुछ जातियां जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं और वो पिछड़ी इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता आया है. ठीक है, तो इस तरह की इनकी फाइंडिंग्स थी. और ये जो जातियां थी, दे वर अदर देन द शेड्यूल्ड कास्ट. मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन था वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ था. तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा भी कुछ और जातियां हैं जो कि कास्ट हायरार्की में बहुत नीचे आती हैं, और चूंकि वो नीचे आती हैं इसलिए उनके साथ भेदभाव होता रहा है, और चूंकि उनके साथ भेदभाव होता रहा है इसलिए वो पिछड़ गई हैं. पिछड़ गई हैं किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में. उनके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं हो पाया है. दे हैव बीन विक्टिम टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस. ठीक है, तो अब इसके लिए उन्होंने उपाय क्या सुझा है? उपाय ये सुझा है कि द कमीशन, द मंडल कमीशन रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% of the seats in educational institution as well as in government jobs for the OBCs. OBCs मतलब other backward castes. ओके, तो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% ऑफ द सीट्स हैज टू बी रिजर्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब. ये रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की. इसके साथ साथ और भी कई रिकमेंडेशन थी, जैसे कि इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ओबीसी. तो अब जब 89 के इलेक्शंस के बाद जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी. अब इस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने 19 अगस्त 1990 में
डिसाइड किया कि इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट के, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, वो वीपी सिंह थे। तो वीपी सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन पर्टेनिंग टू रिजर्वेशन of OBCs for the OBCs in jobs in central government and public sector undertakings। तो इन्होंने जो ये वाली रिकमेंडेशन थी 27% सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व कर दी गई ओबीसीज के लिए। ये डिसीजन आते ही एक तरह से समझ लीजिए इतने वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए कंट्री में, और पहले तो जो विरोध कर रहे थे वही प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद फिर लोग समर्थन में भी उतर आए। तो कुछ लोग हैं थे जो समर्थन में वो कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो विरोध में वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर आस्किंग द वीपी सिंह गवर्नमेंट टू टेक बैक दिस डिसीजन ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब। और इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो सबसे आगे थे। ये प्रोटेस्ट अनोखा इस सेंस में हुआ कि इसमें एक नोवल चीज शुरू हो गई। एक्चुअली दिल्ली में उस समय एक घटना हुई थी जिसमें प्रोटेस्ट के दौरान ही एक स्टूडेंट ने खुद को आग लगा ली थी, सेल्फ इमोलेट किया था। और फिर वहां से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था पूरे कंट्री में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जगह जगह पर स्टूडेंट्स वर सेल्फ इमोलेटिंग देमसेल्व्स, सुसाइड कर रहे थे बच्चे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा जॉब्स आपने सारी जॉब तो रिजर्व कर दी, अब जो नॉर्मल जो सामान्य वर्ग है उसके लिए बचा ही क्या है, तो हम पढ़ लिख के करेंगे क्या जब जॉब ही नहीं है। तो इस तरह का माहौल एक बन गया जिसमें कि बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस होने शुरू हो गए थे, और बड़ी ही अजीब स्थिति बन गई थी। एंड दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाज आल्सो चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट की जो रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था उसको अपहोल्ड ही किया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट दे सकती है, और उसमें एक पूरा कमीशन के फाइंडिंग्स के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह से इंदिरा साहनी केस में ने भी मंडल कमीशन को, और उसके बाद से एक जो डिबेट शुरू हुई रिजर्वेशन पे, वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और अभी भी बहुत सी कम्युनिटीज हैं और बहुत से वर्ग हैं who are demanding for reservations for themselves in educational institutions and in jobs। और ये बहुत बड़ा मुद्दा डिबेट का बन गया है। अब इसमें दोनों ही तरफ से कुछ पॉइंट्स सही हैं, कुछ पॉइंट्स गलत हैं। ये बात एक फैक्ट है, ये बात सही है कि बिकॉज ऑफ the social injustice that was being done to the OBCs, they had become very backward economically। तो वो communities backward हो गई थी, लेकिन अब उसका इलाज रिजर्वेशन है या कुछ और भी हो सकता था, ये भी एक डिबेट है। तो अब इसमें ये चीज़ें कहाँ तक, और अगर आप इसके गहराई में उतर के देखिए तो ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स है। The Constitution intended the reservation to continue only for 10 years after the implementation of the Constitution. But this reservation policy had continued since then. And the reason mainly for this is the politics of all the times, nothing else. तो अब ठीक है, इसमें अब जो भी है चल रहा है, पॉलिटिक्स अगर प्रॉब्लम है तो पॉलिटिक्स ही उसका समाधान भी ढूंढ देगी, यही मान के चलते हैं। और अब आते हैं दूसरे इशू पे। दूसरा जो फैक्टर है वो उस टाइम की राजनीति का जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें देखने को मिलता है 1990s के बाद, दैट इज द राइज ऑफ बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सो जब जनता पार्टी गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, तो जनता पार्टी टूट गई थी। तो आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1980। और ये भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों ने फॉर्म की थी जो भारतीय जनसंघ के मेंबर्स थे। तो भारतीय जनसंघ वाज अ पार्ट ऑफ जनता पार्टी। तो जनता पार्टी जब टूटी तो उसके बाद बनती है भारतीय जनता पार्टी इन 1980। Now the Bharatiya Janata Party could not achieve mass success in the elections of 80 and 84। ज़्यादा सीट्स इनको नहीं मिल पाई थी। 84 में केवल 2 सीट्स मिली थी इनको लोकसभा में।
ठीक है। लेकिन 84 के बाद जो कंट्री की पॉलिटिक्स थी उसने जैसा टर्न लिया, वो उसका फायदा बीजेपी को मिला। Two developments around 86 became central to the politics of बीजेपी as a हिंदुत्व पार्टी। देखिए बीजेपी का जो आइडियोलॉजी थी वो उन्होंने भारतीय जनसंघ वाली आइडियोलॉजी को ही फॉरवर्ड किया हुआ है। तो इसमें हिंदुत्व आता है, वन नेशन वन कल्चर आता है, अखंड भारत आता है। तो ये कुछ बेसिक वो हैं पॉइंट्स हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी के, जो कि आप भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी में भी देख सकते हैं। तो वो जो दो फैक्टर्स थे उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था ये एक शाहबानो केस। शाहबानो एक 62-year-old Muslim woman. She was divorced by her husband. So in 1985 शाहबानो, this was शाहबानो, ये शाहबानो की फोटो है। शाहबानो जो थी उन्होंने एक केस फाइल किया था और ये केस था मेंटेनेंस का फ्रॉम हर हस्बैंड। सो हर हस्बैंड हैड डिवोर्स्ड हर बट वाज नॉट गिविंग हर मेंटेनेंस। तो उसके लिए उन्होंने ये केस किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी वो शाहबानो के फेवर में दी। शाहबानो के फेवर में मतलब कि उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आप लोगों को मालूम हो तो ये जो है जो मुस्लिम्स में जो पर्सनल लॉ है वो शरिया को फॉलो करते हैं। तो जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट किया कि दिस इज एन इंटरफेरेंस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है। तो अब इसमें बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा गवर्नमेंट का कि ये हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है और इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट थी उस समय, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे। गवर्नमेंट केम अंडर प्रेशर एंड गवर्नमेंट पास द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986। और ये एक्ट जो था उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। इस एक्ट में ये हो गया कि ये जो है इस मामले में डिवोर्स और मेंटेनेंस के मामले में इनका ही शरिया का लॉ ही फॉलो किया जाएगा। इस तरह का ये जो एक्ट था ये पास हुआ 1986 में। अब जब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास कर दिया गया तो फिर दूसरा जो धड़ा था वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगा कि कि ये जो गवर्नमेंट है दैट इज ये माइनॉरिटी अपीसमेंट को फॉलो कर रही है। ये जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है उसको खुश करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है जिससे कि शाहबानो केस का जजमेंट पलटा जा सके। और इनमें जो सबसे आगे थे क्रिटिसिज्म में वो बीजेपी थी। बीजेपी ने कांग्रेस की इस एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया और इसको अपोज किया एंड ये इस तरह से कि कहा कि दिस इज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड दिस इज माइनॉरिटी अपीसमेंट। होना वो चाहिए जो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया जो सही है, लेकिन आपने मुस्लिम कम्युनिटी को, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खुश करने के लिए इस एक्ट को पास किया। ऐसा कांग्रेस पार्टी, ऐसा बीजेपी ने कहा और ये प्रचारित किया गया। अब फिर से गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई थी। तो ये इस तरह से दोनों ही तरफ से वो जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी वो फंस गई थी। उसी समय एक दूसरा डेवलपमेंट होता है जिसको, जो आगे चलकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट का रूप ले लेता है और जिसको हम लोग कहते हैं अयोध्या डिस्प्यूट। इसमें हुआ ये था कि 1986 में जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था that ordered the opening of the बाबरी मस्जिद premises। अब बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी जो कि बाबर के जनरल ने बनाई थी और डिस्प्यूट उसमें ये था कि ये कहा गया कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये एक मंदिर को तोड़कर बनाई है जो उस जगह बना था जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया था। ओके, तो उसके बाद इट वेंट इनटू द केस हैड गॉन टू द कोर्ट और कोर्ट ने वहां पे ताला लगाने को कह दिया था कि इसको लॉक किया जाए बिकॉज ये डिस्प्यूटेड हो गया है अब। तो तब से वहां पे पूजा पाठ नहीं हो रही थी। लेकिन 86 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि बाबरी मस्जिद का जो ताला है उसे खोल दिया जाए एंड द हिंदू शुड बी अलाउड टू वर्शिप देयर लॉर्ड राम एट दैट प्लेस। अब इसने इस चीज को तुरंत ही जो बीजेपी और जो हिंदूवादी संगठन थे उन्होंने पिकअप किया
and they made it as a major electoral and political plank. और mobilization issue पे शुरू हो गया कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, बिकॉज मंदिर ही था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। तो इस इशू पे द मोबिलाइजेशन इज स्टार्टेड। बीजेपी along with organizations like RSS and विश्व हिंदू परिषद, they started demanding the construction of temple at that place, and in order to mobilize popular support in favor of this demand, a series of symbolic acts were organized, जैसे कि राम रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की गई थी। ये उसी की फोटो है, इसमें आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में, और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको नरेंद्र मोदी भी इस फोटो में दिख जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। इसी रथ यात्रा को बिहार में ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर रीजंस रोक दिया गया था, और वो रोकते ही बीजेपी ने जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी वीपी सिंह की, उससे सपोर्ट वापस ले लिया था। ये मैं सब समझा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो ये वही रथ यात्रा थी, और इस पे मोबिलाइजेशन इतनी जोरों शोरों से शुरू हुआ कि देखते ही देखते बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और पूरा एक समझ लीजिए कि पोलराइजेशन की स्थिति आ गई थी। अब दिसंबर 1992 में अनदर डेवलपमेंट हैपेंड इन दिस, एंड दैट वाज द कार सेवा। So the organizations BJP, VHP and बीजेपी विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने मिलकर कार सेवा को ऑर्गेनाइज किया। कार सेवा थी इसको देखिए, इसका जो था बेसिकली वर्ड वो था कार्य सेवा। कार्य सेवा किस लिए? कि राम टेम्पल जो बनना है उसके लिए आप अपना श्रमदान करिए, तो उसको कार सेवा कहा गया था। तो in December 1992 a car seva was organized, meaning voluntary services by devotees for the construction of Ram temple. अब यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया था अयोध्या में, भारी संख्या में, इन ग्रेट नंबर्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वर कमिंग टू अयोध्या फॉर कार सेवा। Though the government at that time in the state also, यूपी में भी उस समय कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्ट किया कल्याण सिंह गवर्नमेंट को, और कल्याण सिंह जी ने भी खुद से एश्योरेंस दिया था दैट वी विल हैंडल द सिचुएशन, और कुछ वहाँ पे गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। बट द सिचुएशन ऑन दैट डे ऑन 6 दिसंबर 1992 वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और क्राउड जो थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई, लीडिंग टू द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। ये 3 गुंबद थे बाबरी मस्जिद के, जो कि गिरा दिए गए थे बाय द क्राउड एक्शन दैट डे, और दिस वाज इट इज स्टिल अ डिप्लोरेबल एक्ट। तो इसको बहुत ज़्यादा डिप्लोर किया, बीजेपी ने खुद भी इस पे खेद प्रकट किया था, बीजेपी के लीडर्स ने, और इससे बहुत ज़्यादा दंगे शुरू हो गए देश के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, different countries also. This led to clashes between Hindus and Muslims in many parts of the country. और लेकिन जो मोबिलाइजेशन हुआ था इस इशू को लेकर, अयोध्या इशू को लेकर, उसका फायदा बीजेपी को इलेक्शंस में मिला, और इलेक्शन में बीजेपी की सीट्स लगातार बढ़ती गई टू द एक्सटेंट दैट in 1998 it emerged as the single largest party in Lok Sabha. इसके लिए एक ग्राफ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो 84 में बीजेपी के पास 2 सीट हैं, कांग्रेस के पास 415। 89 में इट इंक्रीज टू 85, देखिए कितना बड़ा जंप है, और कांग्रेस को 197। 91 में 221 हो गई ये सीट्स। ठीक है, 96 में कुछ घटी, ये घटी इसलिए थी, देखिए इसमें यहाँ पर बीजेपी की सीट्स भी घटी थी और कांग्रेस की सीट्स भी घटी थी। ये घटी इसलिए थी क्योंकि ये सीट्स जो बची थी ये गई थी, ये इनकी जो सीट्स घटी थी ये गई थी टू द थर्ड फ्रंट, नेशनल फ्रंट और द यूनाइटेड फ्रंट, जो थर्ड फ्रंट था उसको गई थी। और किस मुद्दे पे गई थी? ये मुद्दा था आपका बैकवर्ड कम्युनिटीज वाला मुद्दा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अगर इस समय की पॉलिटिक्स को समझना है तो ये 2 मुद्दे बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, बैकवर्ड कम्युनिटीज
और राइज ऑफ बीजेपी और कम्युनल पॉलिटिक्स। उसके बाद देखिए लगातार ये थोड़ा थोड़ा सीट्स घटी हैं, घटी इसलिए हैं क्योंकि एक तरह से डिसइल्यूजनमेंट आया था, बिकॉज बीजेपी हैज सेड दैट इफ इट विल कम इन पावर इट विल कंस्ट्रक्ट द राम टेम्पल, और इसी वजह से ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा था कि 1999 में 2004 में जो बीजेपी हारी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में रहने के बावजूद भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था लोगों से, उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वर्क किया बीजेपी के अगेंस्ट, और 2004 में यूपीए जीतती है। तो अगर इसको आप देखेंगे, और ये वाला जो यहाँ नीचे दिखाया है वोट शेयर दिखाया है, कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटा है और जो बीजेपी का वोट शेयर है वो लगातार बढ़ा है। ओके, सिंस 1984, और बहुत तेजी से ये ऊपर गया है। तो ये शो करता है बीजेपी राइज टू पावर, एंड दिस क्वेश्चन has come in exam many a times. That was also the reason why I wanted to explain this topic, because in the exam then students find it difficult to explain. तो शाहबानो केस भी पूछा जा चुका है और राइज ऑफ बीजेपी भी पूछा जा चुका है। मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में। अगर आप पुराने सिलेबस से देखें तो भी चैप्टर पूरा कवर अप हो चुका है, और नए सिलेबस से देखें तो भी पूरा चैप्टर कवर अप हो चुका है। तो इसके साथ ही पूरा सिलेबस भी यहाँ पर खत्म होता है। नाउ आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑफ कार्टून एक्सप्लेनेशंस, ऑफ मैप क्वेश्चंस, ऑफ 1 मार्कर्स, ऑफ डाउट क्लैरिफिकेशंस। तो अब बेसिकली जो तैयारी है वो एग्जाम की शुरू होती है, अभी तक तो सिलेबस कवर कर रहे थे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड कोऑपरेटिंग मी, encouraging me through this journey. थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, ठीक है, अभी और वीडियोस आएंगे, तो कीप वॉचिंग and thank you so much. Bye bye.